वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इस बार 2024 के इलेक्शन में हमें बहुत सारी नई पार्टियां नज़र आ रही है जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इलेक्शन में उतर रही है। ऐसी एक पार्टी अपने सामने आई है जिसका नाम है SDPI। इसका फुल फॉर्म हम सर से जानेंगे, फुल फॉर्म क्या है हमें भी पता नहीं है, लेकिन आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मकसद को लेकर जो है तो इलेक्शन में उतर रहे हैं और क्या औरंगाबाद ज़िले का, औरंगाबाद शहर का इन्हों जो है तो विकास करने वाले अगर चुनकर आते हैं तो। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका तारुफ कराइए और क्या मकसद लेके आप इलेक्शन में, SDPI फर्स्ट टाइम इलेक्शन में उतर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आदाब अर्ज़ है। मैं सैयद कलीम, SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट। महाराष्ट्र के अंदर SDPI पहली मर्तबा विधानसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। इससे पहले जो लोकसभा इलेक्शन गया, उस लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमने 2 सीट कॉन्टेस्ट किए थे, एक परभनी से, दूसरा साउथ सेंट्रल मुंबई से। अभी हमने कल हमारा मुंबई के अंदर हमारे स्टेट ऑफिस के अंदर जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा फर्स्ट लिस्ट जो है वो फाइनल हुआ। वो फर्स्ट लिस्ट के अंदर हमने 9 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है। उसके साथ साथ टोटल हम महाराष्ट्र के अंदर 25 सीट कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 10 साल से SDPI है, लेकिन 2021 नवंबर उसके बाद से हम लोग को फुल फ्लैश एक्टिव हुए हैं। उसके बाद 3 साल के हमारे इस काम के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर अभी हमारी जो परिस्थिति है वो ये है कि हम 100 से ज़्यादा सीटों के ऊपर, विधानसभा सीटों के ऊपर मजबूत हमारा एक बेस तैयार है अभी, लेकिन फिर भी हम सिर्फ 25 सीटों को कॉन्टेस्ट करने का फैसला किए हैं। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले हमारा महाराष्ट्र के अंदर जो फोकस है वो ये है कि BJP और उसकी विचारधारा वाली उसके साथ रहने वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको सत्ता से दूर रखना, ये हमारा फर्स्ट एजेंडा है। दूसरा, BJP को सत्ता से रोकने के लिए या BJP के डर के नाम पर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का गुलाम बनना, इनका बंधुआ मजदूर बनना, ये भी जो है तो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी एक सोच है। हमारा मानना है कि जितनी डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टियां इनके साथ में टेबल पर बैठकर आमने सामने रहकर हम जो है तो बातचीत करने वाले बने। इसलिए हम महाराष्ट्र के अंदर जो है तो ये विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अभी पिछले कई सालों से महाराष्ट्र की जो हालात हमने देखे हैं, ख़ास करके यहाँ पर मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म को निशाना बना हो, समानता का मामला हो, दलित अत्याचार का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जो BJP और उनकी सोच रखने वाली पार्टियों के सामने पूरी ताकत के साथ में, ईमानदारी के साथ में खड़े रहे। हम देख रहे कि पिछले 2-3 साल से महाराष्ट्र में लगातार हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से सकल हिंदू समाज और हिंदू आक्रोश नाम के जुलूस जो है तो पूरे महाराष्ट्र में निकाले गए, लगातार निकाल रहे हैं। उसके अंदर डायरेक्ट जो है तो झूठे प्रोपेगेंडा के नाम पर लव जिहाद, गौ खुशी, ऐसे झूठे बेसलेस आर्ग्यूमेंट और बेसलेस मुद्दों को लेकर ये मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है तो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो है तो मिटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सो कॉल्ड सेकुलर कहलाने वाली पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, NCP हो या फिर जो है तो समाजवादी और जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं, एक भी जो है तो सही तौर पर आवाज़ नहीं उठाता है। उल्टा सबके सब लोग खामोश है। आज हमारा महाराष्ट्र जो है तो फुले शाह अम्बेडकर का विचारधारा वाला एक महाराष्ट्र है। सिर्फ ज़बान से बोलने से नहीं होगा, ये संविधान की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को डट कर हम उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसको डट कर, उसको खुलकर जो है तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने के वास्ते, मुस्लिम समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए, मुस्लिम समाज के साथ न्याय होना, ऐसा बोलने के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टियां जो है तो अपने अंदर एक ऐसा से कमतरी या डर महसूस करती है। कौन सी पार्टी ने बोलना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहला नाम जो है तो कांग्रेस का आता है। अभी लोकसभा जो इलेक्शन हुए, ये लोकसभा इलेक्शन में
14 सीट महाराष्ट्र से लोकसभा कांग्रेस ने जीते। ये पूरे 14 के 14 सीट मुस्लिम समाज की वजह से जीते उन्होंने। इतना बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी पार्टी जो है तो इनको बनाने के बाद भी आज भी अगर हम देखेंगे तो लोकसभा इलेक्शन के बाद से लेके अब तक लगातार जो है तो मुस्लिम समाज के ऊपर निशाना हो रहा है, मस्जिदों के ऊपर हमला हो रहा है और मॉब लिंचिंग हो रही है, इस्लाम धर्म को गालियाँ दिया जा रहा है, ये सब हो रहा है। कोल्हापुर के अंदर मस्जिद के अंदर जो है तो मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला, एक बुजुर्ग चाचा को ट्रेन के अंदर मारा पीटा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, सब कुछ लोकसभा इलेक्शन के बाद हुआ। कांग्रेस का रोल क्या है इसके अंदर? एक जुमला भी आज तक कांग्रेस ने जो है तो मुस्लिम समाज के इंसाफ के लिए कहा है क्या? आपका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है तो मुस्लिम आमदार जो है तो चुनकर लेकर आए, ये मकसद है ना आपका? लेकिन अगरचे महाराष्ट्र में देखा जाए तो एमआईएम पार्टी भी है और अभी एक भारतीय एकता पार्टी भी आई है, यूपी की है वो भी, और अब एसडीपीआई भी है और कुछ अपक्ष उम्मीदवार जो मुस्लिम है वो भी खड़े होने वाले हैं। तो इन सब के बीच में आपको नहीं लगता कि सीधे सीधे फ़ायदा जो है तो बीजेपी को या अदर पार्टी को होने वाला है? अभी जैसा कि आपने कहा कि आपको लगता है कि मुस्लिम कैंडिडेट चुन के आना चाहिए। अभी जो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, मेरा तो सवाल है, आपका सवाल जो है आप चाहते हैं जी, हम चाहते हैं ये जो सो कॉल्ड मतलब सेकुलर पार्टियां हैं, ये सारी सेकुलर पार्टियों को मुसलमान के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान नेता नहीं चाहिए, मुसलमान कैंडिडेट नहीं चाहिए। क्यों? ये मेरा सवाल है, आपसे नहीं, जनता से, पूरी जनता से, कि मुसलमान लीडर क्यों नहीं चाहिए। अभी लिस्ट जारी हुई है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस की, उसमें आप देखो कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ये शिवसेना उद्धव की लिस्ट जारी हुई है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। जब पार्टी कैंडिडेट देती है तो पूरा सर्वे करती है कहाँ से कौन सी सीट, कौन से समाज की सीट कैंडिडेट देंगे तो हमारी सीट चुनकर आएंगी। हो सकता है कि उन्होंने सर्वे किए होंगे और उनको सर्वे में ऐसा लगा होगा कि यहाँ से मुस्लिम सीट ये सर्वे पूरे 70 साल से होते आ रहे हैं ना, और महाराष्ट्र का लोकसभा इलेक्शन अभी गया है। ये तीनों महाविकास आघाड़ी की पार्टियां जितने भी कैंडिडेट जिता के लाई हैं, उसमें मुसलमानों का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या रोल है मुसलमानों का? जितनी भी सीट जीत के आए हैं ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से जीत के आए हैं। जहां मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ है वहां इनकी सीट नहीं जीती। लेकिन मुसलमानों की एक बात हमने देखी है, जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रहता है तो वहाँ पे पूरे मुसलमान एक होकर एक कैंडिडेट को वोट डालते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर 3 से 4 कैंडिडेट रहेंगे तो वो एक कैंडिडेट चुन नहीं पाते। नहीं तो इस वजह से जो तो मुस्लिम क़यादत हरती है, मुस्लिम कैंडिडेट हरता है। ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन ये फिर वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं होना? जहाँ मुस्लिम इन्फ्लुएंस है, जहाँ मुस्लिम की वजह से सीटें जीत के आती हैं, वहाँ महाविकास आघाड़ी का या फिर ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इनके मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं है? एक सवाल है। 2014 के बाद में अगर आप महाराष्ट्र का समीकरण देखेंगे, जहाँ पे पार्टी ने अगर मुस्लिम कैंडिडेट दिया तो अपक्ष में आप ही के मुसलमान लोग 4 लोग खड़े होते हैं वो कैंडिडेट को गिराने के लिए। नहीं, वो कैंडिडेट को गिराने, तो मुसलमानों ने भी चाहिए ना कि हमें जो है तो जब एक बंदा पार्टी ने अगर दे दी है मुसलमान, तो हमें सबको जो है तो एक होकर के उसको चुनकर देना चाहिए। आपको भी तो सबूत देना पड़ेगा ना। इसमें आप ये बहुत अच्छा सवाल किया कि मुसलमान ही एक दूसरे को ये करते हैं, डिवाइड करते करके। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली एक चीज़ है, मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि मुसलमानों का लीडर कौन है। बिल्कुल राइट। वो उर्दू नाम है उसका, अपने आप को मुसलमान बोल रहा है, खान पठान आगे लगा रहा है, शेख सैयद लगा रहा है, तो क्या वो मुस्लिम लीडर है? मुस्लिम समाज का पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में जो शोषण हो रहा है, अभी आप बताइए मेरे को, नीतीश राणा जैसा एक एमएलए है, वो मस्जिद में घुसकर मारने की बात किया उसने। मीरा रोड पर उसने कहा कि चुन चुन के मारेंगे करके, फिर मस्जिदों के ऊपर से हरे झंडे निकाल लेंगे बोल के बोलता है। इससे इलेक्शन का क्या ताल्लुक है? एक मिनट सुनिए, इसके अंदर मेरा एक सवाल आप बोलिए, जब ये स्पीच दे रहा था तो कोई मुस्लिम एमएलए महाराष्ट्र में नहीं था क्या? एक भी नहीं था ना। इम्तियाज जलील ने इतनी बड़ी रैली लेकर गया, इतिहास रच दिया इम्तियाज जलील ने। 10 एमएलए थे महाराष्ट्र में, कितने थे? 10 साहब। इम्तियाज जलील साहब का आप नाम ले रहे हैं, जो देखो, जो सबने देखा, मैं वो बोल रहा हूँ, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, सबने देखा। तो कुछ बोल रहा हूँ नहीं, आप सुनिए सिर्फ। आप इम्तियाज जलील साहब का नाम ले रहे हैं,
मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में एमआईएम से 2 एमएलए भेजे थे, वो कहाँ हैं? फारूक शाह नाम भी लोग नहीं पहचानते। मुफ्ती इस्माइल साहब कौन सी मसले पे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी की है आज तक उन्होंने? अबू आसिम साहब के 2 एमएलए है, एक रईस है भिवंडी से, उन्होंने क्या करा आज तक? नाम सुना है कभी कि मुस्लिम समाज के लिए क्या करे करके? तो जो लोगों ने अभी कोल्हापुर के अंदर मस्जिद के अंदर हथौड़ा चला, हसन मुशर्रफ अगर चाहते तो महाराष्ट्र, कोल्हापुर और पश्चिम महाराष्ट्र के मुसलमानों को कोई भी जुल्म नहीं कर सकता। इतनी सियासी पावर रखने वाला एक मुस्लिम समाज का एमएलए है। अब्दुल सत्तार अगर चाहेंगे तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अलावा आसपास के 10 डिस्ट्रिक्ट तक मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय नहीं हो सकता। मुस्लिम समाज के एमएलए है, लेकिन ये लोगों को मुस्लिम समाज ने, जिनको अपना लीडर और रहनुमा समझते हैं, ये हकीकत में आपके नुमाइंदे है ही नहीं। आप क्या मकसद लेके इलेक्शन में उतरे? ये हिंदू मुस्लिम या फिर डेवलपमेंट? देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम की बात है ना, ये सेकुलर लोग जो है, सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को बोलते हैं, एक्चुअल में ये फासिज्म का एक उनके बहाव में आए हुए लोग हैं। उनका छोड़ दो, आप क्या बोलते हैं? उनके बहाव में आने वाले लोग ये कहते हैं कि आप क्या हिंदू मुस्लिम का मीनिंग क्या है मालूम? ये मुद्दा हमारे देश के संविधान से जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान ने लोगों को बराबरी का हक दिया है, न्याय का हक दिया है, हर एक आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए बोल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। अगर हिंदू और मुस्लिम के नाम से अन्याय होता है तो ये सीधा संविधान के ऊपर हमला है, और अगर संविधान के ऊपर हमला रहेगा तो वो सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा जी। अच्छा, आप दूसरा रही तरक्की की बात कर रहे हैं आप, तरक्की के नाम पे जो संविधान के साथ ईमानदार नहीं है वो तरक्की में ईमानदार रहेंगे क्या? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। जो अपने समाज के साथ ईमानदार नहीं है, जो अपने समाज का नमक खाकर समाज की नुमाइंदगी नहीं करता, वो तुम्हारे साथ तरक्की में ईमानदार रहेगा? ये ईमानदार रहेंगे? आप ईमानदार रहेंगे? 100% एसडीपीआई का एक एक हमारा नुमाइंदा, ये हमारे मुस्लिम कौम के ख़ास तौर से ये हीरे चुने हैं हमने, ये अपनी जान दे देंगे लेकिन समाज के साथ धोखा नहीं करेंगे। ये अपना सब कुछ लुटा देंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन समाज को किसी किस्म का धोखा नहीं देंगे। और समाज के खिलाफ होने वाले अन्याय के लिए, अन्याय का जो जिम्मेदार रहेगा, जो जालिम रहेगा, फिर वो जालिम कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना ताकतवर हो क्यों ना हो, हमने इलेक्शन नहीं लड़ने से पहले भी महाराष्ट्र के अंदर डंके की चोट पे आवाज़ उठाकर बताया। राज ठाकरे जब अजान का मुद्दा बोल रहा था, पूरे महाराष्ट्र में एक भी लीडर नहीं था राज ठाकरे को जवाब देने वाला। वाहिद एक पार्टी थी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। किराड़पुरे में जो दंगा हुआ, वो दंगे के अंदर मुस्लिम समाज को निशाना बनाने की जैसी साजिश हुई, वो साजिश का पर्दाफाश करके अवाम के सामने सच्चाई को सामने लाने वाला कोई है तो वो नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। हम कुछ नहीं रह के ये कर सकते हैं जी। अब्दुल सत्तार के अपोज में कैंडिडेट उतार रहे हैं कि नहीं आप? अब्दुल सत्तार के अपोज में हम लोग कैंडिडेट नहीं उतारे। उसका रीज़न ये है कि अभी हमारा उधर बेस नहीं है, सिल्लोड़ के अंदर हमारा बेस नहीं है, लेकिन अब्दुल सत्तार साहब को भी हम एक मोहब्बत से एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि साहब समाज का नमक खाया है। कौन आया होगा आपको मत उतारो? आप समाज का नमक खाया है। बात हुई कि अब्दुल सत्तार साहब से कुछ? देखिए, बीजेपी और उनके साथ में रहने वाले पॉलिटिकल पार्टियां, इनके साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। हम बात भी नहीं करेंगे उनसे। ये हमारी अटल लक्ष्मण रेखा है। दुनिया इधर की उधर हो जाएंगी, लेकिन हम इनके साथ ना बात करेंगे ना किसी तरह से हम कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। देखिए, राजनीति में कहावत है कि जब तक आप राजनीति में नहीं है तब आपको एक अलग नज़र से देखते। जब आप राजनीति में, एसडीपीआई की एक अलग पहचान थी शहर में, महाराष्ट्र में, अब आप राजनीति में उतर गए तो 20 साल पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़ जाते हैं। हाँ, तो अब अगरचे कोई कहेगा कि भाई इनको तो बीजेपी ने उतारा, ये तो पहले वोट सेकुलर की बात करते थे, ये तो मुस्लिम वोट फोड़ रहे हैं, अब आपके पास क्या जवाब? इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं जो है ना, इसको हमारे को ऊपर कीचड़ उछाड़ना, हमारे को बदनाम करना, हमारे को जो है तो इल्ज़ामत लगाना, ये सारी चीज़ों को हम एक ही जवाब में बोलेंगे। हम बात करने से ज़्यादा प्रूफ करके बताओ। और रही बात हम जो बोलते हैं
तो हम जो बोलते हैं वो प्रूफ के साथ में बोलते हैं। प्रूफ किसको आप चाहिए? कैसे प्रूफ करके बताएंगे? क्या बीजेपी फांसीवादी पार्टी है करके? आपको सपोर्ट नहीं है बीजेपी का, बीजेपी ने नहीं खड़े करने आपको खड़े किए। जो इल्जाम लगा रहा उन्हें सबूत करके बताया ना। उन्हें करना अभी गफ्फार कादरी साहब ने, देखो इलेक्शन है, रूमर फैलते हैं, सुनिए है मैं, ना? अभी तो सब ये बोलते हैं कि भाई एमएम बी पार्टी है बीजेपी की। देखिए गफ्फार कादरी साहब ने इम्तियाज जलील साहब के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जी। एक रीज़न तो मैं भी मानता हूँ कि टिकट नहीं मिला बोले तो सब अंगूर खट्टे हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो चीज़ बहुत गंभीर सोचने वाली विषय है जी। इसके अंदर जवाब होना, दूसरा कुछ नहीं होना। पहला एक जवाब इसका दानवे को जिताने के लिए, अंबादास दानवे को जिताने के लिए एमआईएम के लोगों ने पैसे खाए। दूसरा एक इम्तियाज जलील को ऑपरेट कर रहे देवेंद्र फडणवीस। ये छोटी बात नहीं है, गफ्फार कादरी ने कहा है, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा इल्ज़ाम भी नहीं है। एसडीपीआई के वास्ते ऐसा कोई इल्ज़ाम भी लगा के बताए सभी। अभी उन्होंने प्रूफ के तौर पे बताया कि इम्तियाज जलील को बार बार देवेंद्र फडणवीस के फ़ोन आते हैं, उन्होंने क्विक करके उसको रिसीव करते हैं। सैयद कलीम का फ़ोन आके चैलेंज करता हूँ, आके देख लो। एसडीपीआई की नेशनल तक क़यादत तक मैं जो है तो गारंटी लेता हूँ, हम हर तरह की कुर्बानी देंगे, हमारी पार्टी को ख़त्म करके ताला लगा देंगे, लेकिन फांसीवादियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। जी चलिए, इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर में बता दीजिए फॉर्म कब भरने वाले हैं और सभाएं कैसी होने वाली है, बड़ा मोर्चे निकलने वाले, मतलब किस तरीके से आप प्रचार करने वाले हैं? जी, हमारा प्रचार का सबसे मेन जो तरीका है, हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाने वाले हैं, घर घर तक हम पहुंचेंगे जी। और इस बीच में हम रैली भी करेंगे, सभा भी करेंगे और लोगों को अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे भी, लोगों को आमादा करेंगे कि एसडीपीआई को वो सपोर्ट करें और साथ ही साथ जनता का भरोसा जीतने के अंदर हम लोग हमारी पूरी एनर्जी लगाएंगे। एसडीपीआई का फुल फॉर्म दर्शक, मैंने स्टार ने बोला दर्शक जानना चाहते हैं, क्या है? दर्शक तो जान जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ अगर आपको एसडीपीआई का फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो आप नेट पर गूगल पे जाइए, नरेंद्र मोदी एसडीपीआई बोल के सर्च करो। नरेंद्र मोदी एसडीपीआई के बारे में कितना अच्छा बोलते वो सुनो। एसडीपीआई के बारे में अमित शाह के बारे जाके अमित शाह अबाउट एसडीपीआई बोल के सर्च करो, अमित शाह एसडीपीआई के बारे में कितना अच्छा बोलते वो सुनो आप। एसडीपीआई भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और वो एक बहुत फेमस है। आज हम कोई छोटे नहीं है, हमारे घर पे ईडी आ रहा है, हमारे घर पे एनआईए आ रहा है, हम शरद पवार से भी आगे हैं। तो ये हमारे साथ बैठन के, आपने कुछ बोला ही नहीं है ना, तो चलिए ये हमारे साथ में मौजूद थे एसडीपीआई के कैंडिडेट और पूरा ज़िला जो है तो इन्हीं के हाथ में, इन्हों देखते हैं, अध्यक्ष है यहाँ के, सॉरी माफ़ी चाहता, ओके स्टार्ट। तो चलिए ये हमारे साथ मौजूद थे औरंगाबाद पूर्व के कैंडिडेट और पूरे महाराष्ट्र के एसडीपीआई के अध्यक्ष और मध्य सेंट्रल के जो है तो कैंडिडेट भी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने यही बताया है कि भाई हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमें जो है तो सेकुलर चलना है और हमें वोट हासिल करना है और ऐसे कैंडिडेट को चुनकर विधानसभा में भेजना है जो सभी के साथ में इंसाफ करे। तो मैं चलते चलते यही कहूँगा कि आप वोटर्स के हाथ में है किसको चुनकर लाना है और किसको चुनकर नहीं लाना है। तो मैं यही कहूँगा जब आप घर से निकलेंगे तो आपको यही सोचना है कि हमें ऐसे इंसान को जीत कर देना है जो हमारे स्टेट को तरक्की दिलाए, हमारे शहर को तरक्की दिलाए और हमारे जो नौजवान बच्चे जो आज बेरोज़गार घूम रहे उनको किस तरीके से रोज़गार दिलाए। तो आखिर में बस आप ये जहन में लेकर निकलिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। तो जाहिर है कि आप जो है तो एक ऐसे इंसान को वोट देंगे जो सेकुलर है। मैं हूँ असगर अली, आप देख रहे हैं मेरे चैनल आप तक डिजिटल।